ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? क्या ईश्वर को वास्तव में आज के समय में किसी ने पाया? ईश्वर को पाने का वह मार्ग कौन सा है? आपको बता दें कि ईश्वर की प्राप्ति जितना कठिन है उतना ही आसान। कठिन तब तक है जब तक कि आपको सच्चा और योग्य गुरु न मिल जाए। गुरु मिलने के बाद ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सहज आसान हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति का यह मार्ग संक्षेप में कहें तो योग और भक्ति का संगम है, जो कुशल गुरु के निर्देशन में ही संभव है। गोरखपुर की भूमि सभी युगों में हठ योगियों की भूमि के रूप में जानी पहचानी जाती है। मान्यता है कि गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली से हठ योगियों की लंबी श्रृंखला है। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं 1893 की, जब गोरखपुर रेलवे में कार्य करने वाले एक अधिकारी साधारण बंगाली परिवार में 5 जनवरी को मुकुंद नाम के बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर परमहंस योगानंद के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। योगानंद पूरी दुनिया में योग और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में ईश्वर की प्राप्ति मुलाकात के घटनाओं का जिक्र किया है। परमहंस योगानंद जिस गली, जिस मकान, जिस मोहल्ले में पैदा हुए, गोरखपुर में वह व्यापारी दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पिछड़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने परमहंस योगानंद के उस जन्मभूमि को संवारने का कार्य प्रारंभ किया है, जिसके क्रम में महानगर की कोतवाली थाना क्षेत्र में रेती के पुल के पास स्थित वर्तमान में नखास चौकी जिस जमीन भवन में है, वहां पर कभी योगानंद जी का जन्म हुआ था। उसे अधिग्रहित कर एक स्मारक बनाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान किए हैं। इसमें संबंधित धनराशि भी शासन से अवमुक्त कर दिया गया है। इसकी जानकारी होने के बाद योगानंद के अनुयायी रांची, नोएडा, कोलकाता से गोरखपुर बीते दिनों आकर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी से मिले और योगानंद से जुड़ी हुई जानकारियों को शेयर किए। योगानंद के बायोग्राफी को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्री यूनिवर्सल न्यूज़ टुडे ने भी तैयार की है। आइए हम आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टुडे। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन नगरी के रूप में बाबा विश्वनाथ की काशी को मान्यता है। धर्मशास्त्रों व मान्यताओं के अनुसार काशी के साथ ही हठ योग की भूमि गोरखपुर प्राचीनतम नगरी के रूप में विख्यात है। मान्यता है कि महादेव जब माता के साथ काशी के लिए प्रस्थान किए तो गोरखपुर के भहुआ पार में उनके कमंडल से जल गिरा, जहां मुझ से शिवलिंग प्रकट हुआ। गोरखपुर सभी युगों में अपने विभिन्न उपलब्धियों को लेकर गोरखपुर की प्रमुख पहचान हठ योग की भूमि के रूप में महायोगी शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ से होती है। बताया जाता है कि शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ ज्वाला देवी के पास से जब खिचड़ी के लिए भिक्षाटन करने निकले तो वह इस भूमि पर आए और यहाँ योग को जमा कर बैठ गए। बाबा का खप्पर कभी भरा नहीं, जिसके कारण वह आज तक माता ज्वाला देवी के पास खिचड़ी यानी चावल लेकर पहुँचे नहीं। उधर माता हिमालय की पहाड़ी पर ज्वाला देवी के रूप में प्रतिदिन 24 घंटे अपनी ज्वाला को प्रकट किए रहती हैं। जिस ज्वाला में चावल की पोटली डाल देने पे सेकेंड
में पक जाता है। भक्त माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उस ज्वाला में अपने सिर हाथ को भी डालते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर योगियों की लंबी श्रृंखला अनादिकाल से चली आ रही है। आधुनिक काल में गुरु गंभीर नाथ की ख्याति विश्व विख्यात है, तो वहीं गोरखपुर में जन्मे योगानंद ने योग दर्शन भक्ति का परचम स्वामी विवेकानंद की ही भांति पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य किया। योगानंद जी का मानना था कि पूर्व के अध्यात्म और पश्चिम के प्रगतिशीलता दोनों का संगम योग और भक्ति से किया जाना विश्व कल्याण के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि योगानंद का जन्म गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर 5 जनवरी 1893 को एक धर्मपरायण व समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम मुकुंद लाल घोष रखा। सगे संबंधियों को यह स्पष्ट दिखता था कि बचपन से ही उनकी चेतना की गहराई एवं अध्यात्म का अनुभव साधारण से नहीं कहीं अधिक था। योगानंद के माता पिता प्रसिद्ध गुरु लाहिड़ी के शिष्य थे, जिन्होंने आधुनिक भारत में आध्यात्मिक इंजन की भांति वह कई आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। युवा अवस्था में मुकुंद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए योग गुरु को पाने की आशा से भारत के कई साधु संतों से भेंट की। सन 1910 में 17 वर्ष की आयु में वे संत स्वामी युक्तेश्वर गिरी से काशी में मिले और उनके शिष्य बने। गुरु के आश्रम में अपने जीवन के अगले 10 वर्ष बिताए और कठोर परंतु प्रेमपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त किया। बताया जाता है कि युक्तेश्वर जी ने अपने युवा शिष्य को बताया कि उसे ही प्राचीन क्रिया योग के विज्ञान को अमेरिका तथा पूरे विश्व में प्रसार के लिए चुना गया है। मुकुंद कोलकाता विश्वविद्यालय से सन 1915 में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद अपने गुरु से संन्यास की दीक्षा ली और मुकुंद से योगानंद बन गए। पूरब में जन्मे परमहंस योगानंद एक ऐसे संत थे जिन्होंने पश्चिम को अध्यात्म और योग की दीक्षा दी। क्रियात्मक योग में परंपरागत योगानंद का जीवन और अनुभव चमत्कारों से भरा रहा और उन्होंने अपनी आत्मकथा के जरिए दुनिया को उससे परिचित भी कराया। योग अध्यात्म और विज्ञान तीनों ही पहलुओं को हिस्सा बनाया और चमत्कार के वैज्ञानिक पक्षों को भी तार्किक ढंग से दुनिया के सामने रखा। जीवन और मृत्यु के भेद को बहुत बार पार कर जाने वाले योगानंद ने मृत्यु के बाद अपने शिष्य से मिलने के लिए एक आश्चर्यजनक घटना का जिक्र अपनी आत्मकथा योगी कथा मृत में किया है। परमहंस योगानंद ने 1918 में रांची में योगदा विद्यालय की स्थापना की। आवासीय स्वरूप में इस विद्यालय में देश में अलग अलग इलाकों से छात्र आकर रहते और अध्ययन करते थे। योगानंद का एक शिष्य दिनों को विद्यालय से 8 से 10 किमी दूर पहाड़ी पर ले गए। वहाँ भोजन के बाद शिष्यों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
उसमें 12 साल का एक बच्चा काशी भी था। काशी ने परभंस से पूछा, गुरुजी मेरे भाग्य में क्या लिखा है? परभंस के मुंह से निकला, जल्द ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। योगानंद ने अपने आत्मकथा में इस उत्तर के बाद काशी कई दिनों तक मेरे पीछे लगा रहा और पूछता रहा कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा नया जन्म होता है तो क्या आप मुझे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे? उसको हताश देखकर आंखें आश्वासन देना ही पड़ा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कुछ दिनों के लिए वह बाहर चले गए तो उन्होंने काशी को सख्त निर्देश दिया कि वह आश्रम छोड़कर बाहर न जाए। उन्हें लगा कि यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण में रहेगा तो शायद मृत्यु से बच जाए। परभंस के जाने के अगले दिन ही काशी के पिता रांची पहुँच गए और उसे घर ले जाने की जिद करने लगे। काफ़ी दबाव के बाद वह उसे अपने घर कोलकाता लेकर चले गए। परभंस को जैसे ही पता चला वह पीछे पीछे कोलकाता के लिए निकल गए। वह काशी के घर जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें काशी की 100 यात्रा निकलती हुई दिखी। काशी काला से चल बसा था। परभंस लिखते हैं कि उन्हें काशी को दिया वादा याद आया और वह नियमित उसका ध्यान करने लगे। करीब 6 महीने बाद उन्हें कोलकाता के बहुबाजार क्षेत्र में जाते समय यह एहसास हुआ कि उन्हें काशी पुकार रहा है। उस चेतना का पीछा करते हुए सर्पटाइन लेन स्थित एक मकान पर पहुँचे। वहाँ पता चला कि एक महिला गर्भवती है। उन्होंने परिजनों को पूरा घटनाक्रम बताया। बाद में पता चला कि यह काशी का ही पूर्व जन्म था। कुछ सालों बाद जब परभंस अमेरिका में थे तो काशी ने उनका पत्र भेजकर संन्यास की इच्छा जताई। परभंस ने एक गुरु के पास भेजा और काशी फिर अध्यात्म की राह पर चल पड़ा। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली आध्यात्मिक जीवनी में परभंस ने अनेक घटनाओं का जिक्र किया है। सन 1935 में योगानंद भारत लौटे तो महात्मा गांधी से लेकर आनंदमयी तक से उनकी भेंट हुई। वर्धा में गांधी जी से मुलाकात कर उन्होंने अपनी आत्मकथा में विस्तार से जिक्र किया है। दिलचस्प बात यह है कि गांधी ने उन्हें भोजन में नीम की चटनी खिलाई। गांधी बिना किसी परेशानी के खा रहे थे, जबकि परभंस कड़वाहट के चलते उसे एक तरह से निगल रहे थे। परभंस लिखते हैं कि इस घटना से उनके मन को इंद्रियों से अलग करने की शक्ति का एहसास हुआ। परभंस ने भारत को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई संतों से मुलाकात और उनके चमत्कार के लौकिक व अलौकिक अनुभवों का विस्तार से उल्लेख किया है। इसकी स्वीकारता या अस्वीकारता के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन परभंस से जुड़े अलग अलग संदर्भ और उनके शिष्यों के अनुभव, चमत्कार व आध्यात्मिकता के बहुत से घटनाक्रमों को सच के करीब जाते दिखते हैं। सन 1952 में अमेरिका में ही एक कार्यक्रम के दौरान परभंस दुनिया से अलविदा हो गए। योगानंद की स्मृति में योगदा संस्था की स्थापना की गई। 100वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में योगानंद पर विशेष डाक टिकट जारी किया।